कहते ना दोस्तों, प्यार करने वाले को जो दिल होता है बड़ा ही नाजुक होता है। अगर उनमें से किसी भी एक भी का दिल अगर टूट जाए तो उसके बाद जो खतरनाक फैसला लेता है उस फैसले की कल्पना कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक प्रेमी जोड़ा होता है, बस उसमें एक जोड़े का दिल बड़े तेज़ से धड़कता और वह टूट जाता है, लेकिन उसका अंजाम जो निकलता है वह कोई कल्पना तक नहीं कर पाता है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से फोटो के नाते जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। और साथ में जहां से आज आप वीडियो देख पा रहे हैं उस स्थान का नाम एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। दोस्तों आज की यह जो सच्ची कहानी है, यह कहानी है उत्तराखंड। उसी का जाना माना अब धर्मनगरी पड़ता है हरिद्वार, और ठीक उसी का एक रोशनाबाद मुख्यालय पड़ता है, और उसी से निकट एक कोतवाली पड़ता है अब रानीपुर, और रानीपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है शिवलिंग पर्वत। और उसी के जस्ट साइड में एक कच्ची सड़क निकलती है। वह सड़क सीधा का सीधा टिबड़ी गांव की तरफ जाती है। तो टिबड़ी गांव के जो लोग होते हैं उनका आना जाना जो होता है ठीक उसी रास्ते से मुख्यालय की तरफ बन जाता है। रोज़ का आना जाना होता है। तभी मैं बात कर रहा हूँ ही 26 जुलाई अब साल 2023 का अब दिन होता है। तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं टिबड़ी गांव के, वह शिवलिंग पर्वत से मौके पर कच्ची सड़क से निकलना शुरू कर देते हैं। तभी उनके नाकों में बड़ी तेज़ गंध आती है, और दाहिने तरफ से जहाँ पर झाड़ी होते हैं, पर्वतों का किनारा होता है, तो उनके मन में कुछ आशंकाएं हो जाती है, क्योंकि गंध जो होती है लगभग 4 दिनों से आ रहा होता है। तो लोग सोचने पर यहाँ तक मजबूर हो जाते कि हो सकता है किसी कुत्ते या जंगली जानवर का हो। लेकिन उस दिन हद तो गुजर जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति जो होते हैं अब झाड़ी तरफ बढ़ते, जैसे ही 100 मीटर जाते हैं तो देखते हैं कि दूर एक कंकाल पड़ा हुआ। अब इस तरह की हसर देखकर वह व्यक्ति तुरंत ही सनस रह जाते हैं, और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब अपने कोतवाली अब रानीपुर में दे देते हैं। अब वहाँ के जो कोतवाल होते हैं अब नरेंद्र बिष्ट जैसे खबर पाते हैं उसी समय चौक से जाते हैं। उसी वक्त वह भी इसकी जो सूचना होता है अपने से बड़े अधिकारी को दे देते हैं, और साथ में डॉग स्क्वाड की टीम पर उसी टीम को भेजवा देते हैं। अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद सीधा का सीधा उसी शिवलिंग पर्वत के नीचे पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं देखते हैं यहाँ तो काफ़ी लोगों का जमावड़ा लग चुका होता है। उनको अंदाज़ा हो जाता है कि बस करो, या तो राहगीरी होंगे या तो सीधा का सीधा टिबड़ी गाँव के लोग होंगे। उनके देखने के बाद लोग वहाँ हट भी जाते हैं। इधर तुरंत का तुरंत जो होते हैं नरेंद्र बिष्ट अपनी दलबल टीम को लेकर वहीं पहुंचते हैं। घटनास्थल पर देखते हैं एक कंकाल है, लेकिन ठीक उसी के बगल 10 मीटर की दूरी पर एक सलवार सूट पड़ा हुआ है। अब कोतवाल साहब नरेंद्र बिष्ट जैसे देखते हैं उनको पूरी तरह से यकीन हो जाता कि बस करो, यह जो कंकाल है किसी युवती का है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ अपने स्तर से तौर तरीके से घटना का निरीक्षण करती है। तब तक फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है। वह भी वही साक्ष्य जुटाती है जो वहाँ पर थाना प्रभारी के हाथ लगा हुआ था। पुलिस की टीम वहाँ पर खड़े जितने भी व्यक्ति होते हैं उनसे उस सूट सलवार की शिनाख्त करवाती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है सलवार सूट का शिनाख्त नहीं कर पाता है। और कंकाल पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है। थाना कोतवाल जो होते हैं नरेंद्र बिष्ट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि बस करो, हो सकता है युवती यहाँ के जंगली जानवरों या तो ऐन वगैरह जानवरों का शिकार बन गई। पुलिस की जो टीम होती है अब घटना का निरीक्षण करने के बाद उसी वक्त वहाँ फ़ोटो शूट करवा लेती है। करवाने के बाद पंचनामा भरती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी हरिद्वार शहर के ही एक अस्पताल में भेजवा देती है, अब पोस्टमार्टम हाउस। अब थाना इंस्पेक्टर इधर नरेंद्र बिष्ट जो होते हैं उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब फ़ोटो शूट करवा कर अपने जितने भी नज़दीकी अब पुलिस थाने होते हैं उनमें भेजवा देते, ताकि पता चले कहीं कोई अज्ञात महिला कहीं किसी गांव से लापता तो नहीं है, या किसी थाने में अज्ञात महिला का
गुमशुदा का मुकदमा तो दर्ज नहीं है, हो सकता है इससे हमें इस केस की आगे की जांच पड़ताल के लिए कोई रास्ता दिखे। अब थाना इंस्पेक्टर वहां से मौके पर अपने थाने में लौट आते हैं, लेकिन पुलिस के सामने लगभग 3 दिन का वक्त बीत जाता है, कोई भी सुराग निकल कर नहीं आता। दर प्रतिदिन थाना इंस्पेक्टर इधर नरेंद्र बिष्ट के सामने चैलेंज बनता चला जाता है। और तभी ठीक जैसे ही अब 30 जुलाई अब साल 2023 का दिन होता है, तो वही लगभग शाम का टाइम होने वाला होता है, तो उसी वक्त इधर सिरकुल थाने में जो सच्चो साहब होते हैं, अब नरेश राठौर मौके पर बैठे होते हैं। तभी उन्हीं के पास एक 55 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। तुरंत अपना नाम जो होता है उसी समय अब राम प्रसाद बता देता है, जो ठीक उत्तर प्रदेश का जाना माना जिला पड़ता है बिजनौर, और उसी का ही एक कस्बा लगता है अब कीरतपुर, वहीं का रहने वाला होता है। उसके पास एक अपनी बेटी भी होती है, परवीना, वहीं होती है। और तुरंत राम प्रसाद वहाँ जसो साहब जो होते हैं नरेश राठौर के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी एक अपनी बड़ी बेटी होती है रबीना, साहब हमारी बड़ी बेटी 11 जुलाई से इसी महीने से ना जाने कहाँ चली गई, उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। और उसी वक्त जैसे जसो साहब यह बात खुद जो था राम प्रसाद के द्वारा सुनते हैं, सुनने के बाद अब राम प्रसाद को अपने साथ लेते हैं, और लेने के बाद सीधा का सीधा जो होता है अब सिरकुल थाने से लेकर रानीपुर थाने पहुंच जाते हैं। अब वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं नरेंद्र बिष्ट वही होते हैं। नरेंद्र बिष्ट के सामने एचएसओ साहब इधर पूरी एक एक बात बता देते हैं, और राम प्रसाद जैसी बात सुनने के बाद उसी समय कहने लग जाते हैं कि साहब हमें पता लगा है कि 26 जुलाई को इसी शिवलिंग पर्वत के नीचे एक युवती की डेड बॉडी आपको मिली हुई है, उसके कुछ कपड़े मिले हुए हैं, एक बार साहब कष्ट करके वह कपड़े हमें दिखा दीजिए। यह बात जैसे ही वो नरेंद्र बिष्ट सुनते हैं तो उसी समय कपड़े को बाहर लाते हैं, लेकिन कपड़े को जैसे ही राम प्रसाद और बगल में खड़ी उनकी बेटी परवीना देखते हैं, देखने के बाद वहीं दहाड़े मारकर चिल्ला पड़ते हैं। एचएसओ साहब भी और इधर कोतवाली नरेंद्र बिष्ट साहब भी दोनों मिलकर दोनों को समझाते बुझाते हैं और शांत करवाते हैं। और इधर वहीं अब राम प्रसाद पुलिस के सामने कहने लग जाते हैं कि साहब हमारी जो अपनी बेटी होती है, यहीं पास सिरकुल के ही एक कंपनी है ऋषि वेदा, उसी में जाकर हमारी बेटी कई सालों से अब काम कर रही होती है। लेकिन साहब उसी में काम करने वाला होता है एक जाना माना साहब हमारी बेटी का करीबी दोस्त साहब पुनीत, और हमारी बेटी जो होती है अब इधर रबीना के बीच साहब लगभग 2 सालों से प्रेम संबंध अब चल रहे थे। इसकी जानकारी हमें थी, लेकिन साहब पुनीत को जो शादी होती है उसके घर वाले तौर तरीके से करवा देते हैं। इसके बाद ना जाने क्या होता हमारी बेटी और पुनीत के बीच कि ऐसा हरकत हो जाता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, अब माजरा क्या हो सकता है। और राम प्रसाद से ही उसी वक्त पुनीत और इधर रबीना का मोबाइल नंबर लिया जाता है। उनके मोबाइल नंबर का CDR डिटेल तक निकाला जाता है, और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता है रबीना और साथ में परवीन के मोबाइल नंबर में लगभग कई बार घंटों बात हुआ करते थे। पुलिस का शंका सीधा जाकर पुनीत के ऊपर टिक जाता है। पुलिस की जो टीम होती है शाम के टाइम में अपने दल बल टीम को लेती है, लोकेशन को जांच पड़ताल पे लाती है, लाने के बाद ठीक लोकेशन के ही ग्राउंड पे पहुंच जाती है, और वहां से पुनीत को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुनीत से अब जैसे ही इधर रबीना के हत्या के बारे में पूछताछ किया जाता है तो पुनीत पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हम तो रबीना को जानते नहीं, आखिर हमारा उससे लेने देना कहाँ हो पाएगा। लेकिन थाना इंस्पेक्टर जैसे ही आप बात सुनते हैं विशिष्ट साहब उसी समय तुरंत थर्रा जाते हैं, अब एक जोर मारते हैं। जोर मारते ही इधर पुनीत जो था पुलिस के सामने भीगी बिल्ली बन जाता, कहने लग जाता क्या करे साहब मजबूर हो गए थे, अपनी भी मजबूरी होती, हमने इसी मजबूरी को दूर करने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। अब थाना इंस्पेक्टर विशिष्ट उसी समय धड़धड़ा कर जो सवाल करते हैं और सवालों की जवाब उस समय जो पुनीत देने लग जाता है, इससे सुनकर पुलिस की टीम पे खड़े हुए सारे लोग वहां थर्रा से जाते हैं। असल में इसी सिरकुल का ही एक जाना माना कंपनी ऋषि वेदा है, उसी वेदा में काम करने वाली यही होती है अब रबीना। और रबीना के जो अपने पिता होते हैं राम प्रसाद, एक मामूल गरीब परिवार से होते हैं। उनके घर में टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा होता है। जो सबसे बड़ी बेटी होती है अब यही रबीना होती है। रबीना जिसकी उम्र लगभग अब 19 साल के आसपास ही होता है।
तो उसी वक्त रबीना जो होती है अपने परिवार के घर में जिम्मेदारियों को देखती हुई बड़ी हताश दिखने लग जाती है। और उसी वक्त काम की तलाशी लेकर जब निकलती है तो कुछ रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो होता है अब सिरकुल के कंपनी जो ऋषिवेदा है उसी में जाकर मौके पर अब नौकरी लग जाती है। अब वहाँ पर जाकर रबीना तौर तरीके से नौकरी तो करती है, लेकिन जब नौकरी करने लग जाती तो उस कंपनी के जो मालिक होते हैं उस समय रबीना को काम को उसके लगन को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं और थोड़ी दिन बाद रबीना की जो पोस्टिंग होती है ऊंचे पद पे करवा देते हैं। लेकिन समय ऐसे बीतने लग जाता है कि रबीना का जो परिवार होता है रबीना के कमाई की वजह से अब ठीक ठाक चल पाता था। रबीना के परिवार में राम प्रसाद और साथ में उसकी अपनी जो बहनें होती है तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी जी पाते थे। लेकिन समय तब ऐसे भाग जाता कि रबीना को पता नहीं चलता है, क्योंकि रबीना के फैक्ट्री में काम करने वाला अब पुनीत होता है। पुनीत का जो अपना परिवार होता है ठीक उसी एरिया का रहने वाला होता है। उसके घर में उसके अपने माता पिता होते हैं, टोटल 2 भाई होते हैं। लेकिन पुनीत के परिवार जो होता है सिर्फ पुनीत के ऊपर निर्भर रहता है, जिसके बाद पुनीत जो होता है अपनी जिम्मेदारी को समझते वो अभी सिरकुल की कंपनी जो ऋषिवेदा होता है उसी में जाकर मौके पर अब सुपरवाइजरी की नौकरी करता है। उसके पास ढेरों सारे पैसे आ जाते हैं। उसी पैसे के बदौलत जो होता है अपनी ज़िंदगी अपने शौक़ पूरा करने में अब लगा पड़ा होता है। उसके हाव भाव को देखकर उसके कंपनी में काफ़ी लोगों का व्यवहार उसके साथ तौर तरीके से बना हुआ था। लेकिन इसी बीच जो होता है एक दिन जब शाम का टाइम होता है सारे लेबर जो होते हैं जैसे चले जाते हैं तो इधर रबीना जो होती है मौके पर अपने कुछ ज़रूरी काम को निपटा रही होती है। तो पुनीत जैसे ही करीब जाता है तो रबीना को जो चेहरा होता है जैसे ही देखता है तो देखकर एक ही नज़र में वहीं दीवाना सा हो जाता है। और इस तरह से दीवाना सा हो जाता है कि मीठी मीठी बातों में रबीना से बात करना शुरू कर देता है। लेकिन रबीना के जो चाल और स्वभाव होते हैं वह चाल और स्वभाव देखकर इन्हें पुनीत जो होता है अपने अंदर के रहस्य को ना रोक पाता, सारी बात अपने सीधा का सीधा रबीना के सामने रख देता है। जब रबीना सुनती है रबीना को बड़ा अच्छा लगता है और रबीना को मजबूरी को पुनीत भरपूर समझ लेता है और मजबूरी को समझते हुए हाथ में चंद रुपये पकड़ा देता है, जिसकी वजह से रबीना को लगने लग जाता है कि आखिर सुपरवाइज़र हमारे ऊपर दिन प्रतिदिन महबार होने का क्या कारण बन रहा है। जब भी रबीना अकेली होती तो उसके पास पहुंचने के बाद पुनीत जो होता है मीठी मीठी बात करता है। लेकिन इधर अब रबीना भी समझ जाती है कि पुनीत की चाहत कहाँ तक है, जिसकी वजह से इधर रबीना खुद जाती है पुनीत के सामने अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। और पुनीत जैसे ही आप बात सुनता है तुरंत खुशियों से उछल पड़ता है। अब इतनी तेज़ उछल पड़ता है कि रबीना को लगने लग जाता है कि हमारी ज़िंदगी का जीने का जो जरिया है, जो आगे का जो पति का जो व्यवहार है देखा जाए तो सीधा का सीधा पुनीत के अंदर दिख रहा है। भले ही उम्र में 4 साल पुनीत बड़ा ही होता है, लेकिन पुनीत और रबीना के बीच जो होता है वहीं प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। दोनों के परिवार वाले जो होते हैं इस चीज़ से अनजान होते हैं कि हमारी और बेटा और बेटी में इस तरह के रिश्ते चल रहे हैं। लेकिन पुनीत और रबीना दोनों अपनी ज़िंदगी बेखौफ जीने के लिए बाहर घूमना फिरना चालू कर देते हैं। और इसी बीच जो होता है रबीना के ही घर में आकर पुनीत का ही इस तरह कदर हावी होना बन जाता है कि इसकी वजह से घर में रबीना के साथ पुनीत का संबंध बन जाता है, क्योंकि पुनीत को रबीना के घर में काफ़ी मान सम्मान मिला करता था। एक ही कंपनी में काम करने की वजह से राम प्रसाद जो होते हैं पुनीत को अपने घर का एक हिस्सा समझते हैं और इससे का फ़ायदा उठाकर बेधड़क जो होता है रबीना के साथ घर में संबंध बना जाता है। लेकिन संबंध का जो सिलसिला होता है अब बेधड़क चलते चलते न जाने कब 2 साल से ऊपर निकल जाता है। तभी इसकी खबर जाकर कैसे न तैसे कर राम प्रसाद को लग जाता है और जब लगता है पूरी तरह सन से रह जाते हैं। और दूसरी तरफ पुनीत के अपने पिता को जब लगता है वह भी सन से रह जाते हैं और पुनीत को राय मशवरा देते हुए कहने लग जाते हैं कि बेटा रबीना जो होती है वह तुमसे नीच बिरादरी का है, इसलिए तुम्हारी जो शादी होता है हम रबीना से कतई करवा नहीं सकते हैं। और पुनीत को उसके जो अपने पिता होते हैं राम कुमार तरह तरह की बातों में उलझाते हैं और पुनीत को भी समझ में आ जाता कि हमने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती कर दी, अब इस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहिए। इधर पुनीत के जो पिता होते हैं पुनीत को अपने बातों में ले जाता है। पुनीत को जो शादी होता है फरवरी अब साल 2023 में जाकर एक खूबसूरत लड़की जिसका काल्पनिक नाम खुशबू से होता है उसके साथ करवा देते हैं। और इधर दूसरी तरफ खबर जब राम प्रसाद को लगता है तो राम प्रसाद जो होते समझ जाते हैं कि हमारा जो रास्ता है हमारी बेटी का ज़िंदगी जीने का आसान बन गया है। अपनी बेटी के लिए अब इधर नए लड़के की तलाशी भी कर देते हैं। तभी उसी बीच जाकर कैसे ना तैसे कर अब इधर रबीना की सगाई भी हो जाती है।
होने के बाद रबीना जो होती है अब उसी दिन से पुनीत से मुंह मोड़ लेती है। पुनीत जब भी कभी भी कॉल करता है रबीना के मोबाइल पर तो रबीना फ़ोन को रिसीव तो करती, बस चंद मिनट बात करती तुरंत फ़ोन जो होता है रख दिया करती थी। आगे तो और बढ़ जाता है कि इधर जब भी पुनीत फ़ोन करता तो मोबाइल तुरंत काट दिया करती थी। और यहाँ तक कि समय गुजर जाता है कि रबीना अपना मोबाइल नंबर भी अब बदल देती है। पुनीत जब फ़ोन मिलाता तब इस तरह की जब जवाब मिलता सुनने के बाद इधर पुनीत का जो सर होता है पूरी तरह से हिल सा जाता है। वह समझ जाता कि बस करो, हमारी ज़िंदगी को तोड़कर रबीना अब और दुनिया बसाना चाह रही है। इसी बीच पुनीत भी समझ जाता कि आखिर इसके लिए हमें कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से इधर पुनीत जो था उसी समय समझ जाता है कि आखिर जो हमारी नहीं हुआ किसी की हो नहीं सकती है। जिसकी वजह से पुनीत उसी समय रबीना के लिए एक ख़तरनाक प्लान बनाता है। उसी खतरनाक प्लान के जहत जो होता है अब रबीना से जाकर उसके ही घर में तौर तरीके से माफ़ी मांग लेता है। रबीना भी समझ जाती है कि चलो अब दोनों की जो दुनिया है वह अलग हो चुकी है। वह अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा, आगे वाले जीवन में हम अपने पति के साथ भी खुश रहेंगे। अब यही सोच साझ कर अब रबीना जो होती है थोड़ी बहुत चांस पुनीत को देना शुरू कर देती है, जिसके बाद जब भी पुनीत फ़ोन करता तो मीठी मीठी बात जो होता है पुनीत अब रबीना से कर देता। इधर पुनीत को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि आखिर अब रबीना पूरी तरह से हमारी बातों में आ चुकी है। और उसी वक्त खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए अच्छे समय उसके पास लग भी जाता है। और तभी उत्तराखंड के हरिद्वार में ही जो जाना माना इधर पर्वत पड़ता है शिवलिंग पर्वत, उस एरिया में लगातार अब झमाझम बारिश हो रही थी और मौसम भी सुहाना होता है। तो इधर पुनीत को लगने लग जाता है कि आज समय अच्छा दिख रहा है। और तभी मैं बात कर रहा हूँ 11 जुलाई साल 2023 का ही दोपहर का जैसे 2 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त पुनीत अपना मोबाइल निकालने के बाद रबीना के मोबाइल पर कॉल कर देता और मीठी बातों में कहने लग जाता है कि रबीना इसी वक्त तुम अपने एरिया से बाहर आ जाओ, आज हम तुमसे कुछ मुलाकात करना चाहते हैं और इस सुहाने मौसम का मज़ा भी लेना चाहते हैं। और यह बात जैसे ही अब इधर रबीना सुनती उसी समय बात में आ जाती है और अपने एरिया से बाहर निकलती है, लेकिन वहीं पर बाइक लेकर खड़ा होता पहले से ही और पुनीत उसी बाइक पे बैठ जाती है। और बाइक चलाते चलाते अब सीधा का सीधा जो होता है अब टिबड़ी के उसी रानीपुर कस्बे में प्रवेश कर जाता है जहाँ पर शिवलिंग पर्वत होता है। उसी के झाड़ियों में जब पहुँचता देखता कि शाम का 6 बजे के आसपास टाइम हो गया है। अब यहाँ पूरी सुनसान और सिर्फ जंगली जानवरों का ही देखरेख चल रहा है। वही 3-4 बात करता है, लेकिन जैसे 7 बजे के आसपास टाइम हो जाता है उसी वक्त जो होता है इधर रबीना के गले में लगा हुआ दुपट्टा बड़ी जोर से खींच, जिसकी वजह से रबीना हमेशा के लिए अब वही दुनिया छोड़कर चली जाती है। और वहीं से अपनी बाइक लेता और लेने के बाद सीधा का सीधा अब धामपुर की तरफ बढ़ जाता है और वहां जाकर मौके पर अब रहना शुरू कर देता है। सोचने लग जाता कि अपनी ज़िंदगी अब आगे चलकर बिना किसी दबाव के चलेगी। लेकिन कहा भी कि दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। लेकिन जैसे पुलिस के सामने अब इधर जाकर पुनीत के द्वारा सच्चाई निकल कर आती है, पुलिस की टीम पूरी तरह से अब सनस रह जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है पुनीत को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ की कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में पुनीत के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, हमारे कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, जिसमें रेणु कुमार तिवारी जो उत्तर प्रदेश है आगरा शहर के रहने वाले हैं, और इधर मनोज कुमार जी वर्मा जी जो उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं, और इधर नेहा ठाकुर जो मध्य प्रदेश उज्जैन के रहने वाले हैं। दोस्तों, काफ़ी हमारे सारे व्यूअर जब हमारा वीडियो को लगातार वॉच करते हैं। फिर मिलेंगे नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।